नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइलेंट क्लास नोट्स यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, इन सभी एग्ज़ाम में जो आपका इंग्लिश पार्ट से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2 से 3 क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से इनकी जो इम्पोर्टेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम मात्र कुछ ही समय में, यानी कि 10 से 15 मिनट में इसको सीख लेंगे। और सीख क्या लेंगे, मतलब देख लेंगे, क्योंकि हम लास्ट ईयर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। और इसके अलावा हम 10-12 क्वेश्चन और देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम 50 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख लेंगे। तो 50 महत्वपूर्ण वन वर्ड को देख करके हम तैयारी करेंगे, और ये हमारा पहला वीडियो होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वन वर्ड कोई एक तो है नहीं। कम से कम आप 1000 वन वर्ड याद तैयार करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि आप तैयारी अच्छी तरीके से की है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही कम समय में इसको कवर करेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का 2022 में आया हुआ प्रश्न। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है और आपको उसके लिए एक शब्द बताना है, और शब्द आपको बताना होगा इसमें। और सेंटेंस है कि ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स। ठीक है, जो तकनीकी और जो जटिल शब्द होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन की जो लिस्ट को आप इन शॉर्ट, यानी एक वर्ड में क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने है: कैटालॉग, डिक्शनरी, ग्लॉसरी और लेक्सिकॉन। तो साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी क्यों हुआ? तो साथियों, डिक्शनरी और लेक्सिकॉन सेम वर्ड हैं, और कैटालॉग का मतलब होता है सूची, और ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्दावली। तो इस लिहाज से डिक्शनरी और लेक्सिकॉन तो नहीं होगा, और कैटलॉग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैटलॉग का मतलब होता है सूची, तालिका और नाम सूची। तो कैटलॉग तो होना ही नहीं है, और डिक्शनरी और लेक्सिकॉन भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी या ग्लॉसरी या फिर लेक्सिकॉन में क्या डिफरेंस है। तो साथियों, जो ग्लॉसरी होती है वो शब्दावली होती है, और किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि चिकित्सा, जीव विज्ञान और कानून के लिए जो कठिन शब्द होते हैं, जो विशिष्ट शब्दों की एक सूची या पुस्तक होती है। और वास्तव में चिकित्सा और कानून या फिर इंजीनियरिंग जो अध्ययन के क्षेत्र हैं, उनमें इन शब्दों का उपयोग होता है, जो उस विशेष अध्ययन क्षेत्र के लिए काफ़ी अनोखे होते हैं, थोड़े कठिन होते हैं, समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए जो लेखक होता है वो आमतौर पर रीडर को ये समझने में हेल्प करने के लिए एक शब्दावली देता है, जिससे कि वे क्या संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिंक कायम हो सके। उदाहरण के तौर पर, एक इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंत में एक शब्दावली हो सकती है, जो पाठकों को पुस्तक में दिखाई देने वाले तकनीकी शब्दों के अर्थ को जल्दी से देखने में हेल्प देगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप किसी पोइट्री की बुक को देखेंगे, तो पोएम को देने के बाद जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको हम उसको वो चैप्टर के लास्ट में दे देता है जो भी राइटर होता है। तो वो क्यों देता है, राइटर या पोएट जो भी कहिए, ताकि जो वो कह रहा है वो समझ सके रीडर, इसलिए। और जहाँ तक बात है लेक्सिकॉन की, तो जो लेक्सिकॉन होता है वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की वोकेबलरी होती है, और ये किसी इंडस्ट्री से संबंधित हो सकती है, सोशल क्लास से हो सकती है। और लेक्सिकॉन का वही मतलब होता है जो डिक्शनरी का होता है। लेक्सिकॉन एक तरह से शब्दों का संग्रह है। अगला प्रश्न है हमारे सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का, 2022 में ये भी पूछा गया था। तो
इसमें एक सेंटेंस दिया था और आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि वन वर्ड चूज़ करना था। सेंटेंस था फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, तो उसको आप क्या कहेंगे? एलिवेट, एक्सटर्न, रिप्रीमेंड या एक्सोनरेट? तो इसका जो सही आंसर था वो था डी, एक्सोनरेट। तो इसका मतलब क्या होता है, इन चारों ऑप्शन को देख लेते हैं कि एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, एक्सटर्न का मतलब होता है बाहर करना, रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना और एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें क्या किया, इसमें दोष मुक्ति की बात की गई है, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी को दोष मुक्त से फ्री कर देना, यानी कि दोष मुक्त कर देना। तो इसका जो राइट आंसर था वो था एक्सोनरेट, ऑप्शन डी। फिर आपका नेक्स्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का 2022 का क्वेश्चन था ये, और इसमें एक सेंटेंस दिया था, इसके लिए भी आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना था। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। तो इसमें ये सेंटेंस में ये कहा गया था कि अगर किसी के सामने दो या दो से अधिक पॉसिबल आइडियाज़ हों, ठीक है, तो क्या करेगा वो? अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे और चौराहे पे आके आपके सामने चार रास्ते हैं, तो आपको जाना किधर है, उसके लिए आपको क्या कहना चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन है अमॉर्फस, कंफ्यूजिंग, एम्फीवियस और एम्बिगुअस। तो अमॉर्फस का मतलब होता है कोई आकार नहीं होता उसका, कंफ्यूजिंग का मतलब आप समझते हैं कि भ्रम, एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचर, इसका तो मतलब ही नहीं हो सकता ये, एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट। तो ऑप्शन ए और सी तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। अब बचे ऑप्शन बी और डी, कंफ्यूजिंग और एम्बिग्यूअस, एम्बिगुअस। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, एम्बिगुअस। तो साथियों, भ्रामक और अस्पष्ट दो अलग चीज़ें हैं। भ्रामक का मतलब होता है आपके सामने कोई एक चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए रस्सी है, रस्सी को आप सांप समझ लें, ठीक है, तो भ्रम हो जाता है। अस्पष्ट का मतलब होता है कि दो या दो से तीन चीज़ें होंगी, उसमें आपको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये चीज़ क्या है ना। तो इसका जो सेंटेंस का जो राइट मीनिंग निकलेगा वो ऑप्शन डी से ही निकलेगा, एम्बिगुअस से। फिर आपका है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का 2019 में ये क्वेश्चन आया था, और इसमें एक सेंटेंस दिया था, इसके लिए एक शब्द आपको बताना था। सेंटेंस था ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स। ऐसी कोई जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो ऑप्शन था बीच, शोर, आइलैंड या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, आइलैंड। आप जानते ही होंगे कि भूमि, ऐसी कोई भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हो उसको आइलैंड बोलते हैं। और जो बीच होता है वो एक समुद्री तट होता है, और शोर होता है किनारा, और आइलैंड को आप जानते ही हैं द्वीप होता है। तो आपके सामने ये चित्र है, आप समझ सकते हैं कि जो बीच है वो बीच क्या होता है। तो बीच जो है एक ज़मीन की पतली सी स्ट्रिप होती है, और ये जो होती है ये वाटर बॉडीज़ को अलग करती है, और आपने देखा होगा कि बीच पे लोग घूमा करते हैं, बैठा करते हैं और सन लाइट को लेते हैं। और जो शोर होता है वो जो वाटर और ज़मीन जहाँ मिलते हैं वो जो किनारा होता है उसको बोलते हैं। और आइलैंड तो आप जान ही रहे हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। अब अगला प्रश्न ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में भी ये क्वेश्चन आया था 2019 में। अब आप देख ही रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रश्न आ रहे हैं, हर इसमें आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, स्टेनोग्राफर का हो। तो फिर आप इसके महत्व को समझ ही रहे होंगे, और जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि एसएससी में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दो से तीन क्वेश्चन आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे इसमें से। और प्रश्न ये था कि पर्सन हु नोज
और कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, कोई व्यक्ति है जो जानता है या बोल सकता है कई सारी लैंग्वेज को, तो इसमें से क्या होगा? पॉलीग्लॉट, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और पोर्टेबल। अब इसमें जो एग्जामिनर है उसने कंफ्यूज करने के लिए पॉली शब्द इस्तेमाल किया है। अगर आपको उसका राइट मीनिंग नहीं पता होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए था पॉलीग्लॉट। अब पॉलीग्लॉट होता है बहुभाषी। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। मतलब कहने का ये है कि बहुविवाह का मतलब ये हुआ कि इसने बहुत सारे विवाह कर लिए हों। किसने कर लिए हों? कि एक कोई पुरुष है जिसने कई सारी उसकी पत्नियां हों, तो हम बोलेंगे पॉलीगैमी। जैसे कि राधा जनक की 3 पत्नियां थीं और भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। तो इस तरीके से वो पॉलीगैमी प्रथा हो गई। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपतित्व। बहुपतित्व का मतलब होता है कि कई सारे उसके पति हों किसी लेडीज के। जैसे कि आपको पता ही होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो पॉलीएंड्री था, ठीक है ना। और कहीं आप भारत के कहीं भी क्षेत्रों में जाएंगे, आदिवासी क्षेत्रों में, तो ये पॉलीएंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं ये देखने को मिलती है, जनजातियों में पॉलीएंड्री। तो जहाँ भूमि की कमी होती है तो अक्सर पॉलीएंड्री वाले प्रथा होती है। अक्सर आप देखेंगे तो ये मेघालय फेघालय साइड में आपको देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक बात है पोर्टेबल की, तो पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, ठीक है। तो ये तो रहा आपका स्टेनोग्राफर 2019 के पेपर में आया हुआ वन वर्ड। अगला आपके सामने है और ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सेंटेंस, अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अगर कोई अपने बारे में लिखता है कुछ, तो वो लेखा जोखा क्या कहलाता है? बायोग्राफी, ऑप्टिमिस्ट, ऑटोबायोग्राफी और पेसिमिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा और पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ऑप्शन होगा आत्मकथा से संबंधित है, क्योंकि वो अपने बारे में कोई व्यक्ति लिख रहा है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न ये है कि ग्रुप सी का ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है इसके लिए। सेंटेंस है साइंस ऑफ प्लांट्स। तो ये तो बहुत इजी था, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बॉटनी। क्योंकि जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जो कि साइंस ऑफ प्लांट्स होता है, यानी कि पौधों के बारे में ये एक विज्ञान है, इसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी का मतलब होता है भू विज्ञान, और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो मानव विज्ञान है। ग्रुप सी का 2017 में आया क्वेश्चन था कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना था और ऑप्शन में दिए हुए थे एथिस्ट, साइनिक, मिस्टिक और पेसिमिस्ट। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, पेसिमिस्ट। तो बाकी चारों के जान लेते हैं हम। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, साइनिक का मतलब होता है निंदा करने वाला निंदक, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी, और पेसिमिस्ट होता है वो होता है निराशावादी। निराशावादी लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने जीवन के डार्क साइड को देखते हैं, उज्ज्वल साइड को नहीं देखते हैं। तो पेसिमिस्ट इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है ग्रुप सी का 2017 में आया क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ लॉइंस। लॉइंस का जो कलेक्शन है उसको आप एक शब्द में बताएं तो क्या बताएंगे? ऑप्शन में दिया हुआ था पैक, प्राइड, ट्रूप और हर्ड। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी, प्राइड। तो जान लेते हैं बाकी को। पैक का अर्थ होता है शिकारी जानवरों का समूह, प्राइड का मतलब होता है शेरों का समूह, ट्रुप का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, और हर्ड का मतलब होता है हाथियों का झुंड। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी, प्राइड। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, एक सेंटेंस दिया था, अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन।
मतलब कहने का है कि जब भी तलाक होता है किसी पत्नी का तो हस्बैंड के द्वारा जो अलाउंस दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेनल्टी, कंपनसेशन, एलिमोनी या सपोर्ट? तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, एलिमोनी। इसका मतलब था पेनल्टी का जुर्माना, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, एलिमोनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता और सपोर्ट का मतलब होता है सहायता। ग्रुप डी में ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2017 का ये क्वेश्चन था। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज टॉट टू ऑल स्कूल चिल्ड्रन इन सेकेंडरी क्लासेस। तो इसका आपको बताना था द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ जो अंडरलाइन है इसका एक वन वर्ड क्या बनेगा? तो प्लांट अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो के महत्व को समझो, क्योंकि इसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपके फ़ायदे का काम हो जाए। तो द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ हमने अभी देखा था और उसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था, बॉटेनी। देखिए, बायोलॉजी होती है जीव विज्ञान, बॉटेनी होती है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी प्राणी शास्त्र से संबंधित है, जंतुओं से संबंधित है और सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से संबंधित है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था कि आई वॉज अनेबल टू डिसाइड वॉट टू डू व्हेन आई फाउंड टू इक्वली डेंजरस एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड था, सेंटेंस था, उसका मतलब बताना था एक वर्ड में। अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है, उसके डिसाइड करने में कोई अयोग्य हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन था क्वाइट एक्साइटेड, वेरी अनहैप्पी, नॉट कॉन्फिडेंट या इन डायलेमा। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी। और इनके मतलब देख लेते हैं। क्वाइट एक्साइटेड का मतलब होता है शांत उत्साहित, और वेरी अनहैप्पी मतलब बहुत दुखी, और नॉट कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी नहीं है, और डायलेमा का मतलब होता है दुविधा में है। दुविधा में कोई व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे करना क्या है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कि एलिमोनी जिसका मतलब होता है गुजारा भत्ता। आपके सामने ये चित्र है, इसमें टाइगर वुड्स को एलिमोनी देनी पड़ी थी अपनी वाइफ को, यानी अपने पास उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसका 50% उसको अपनी वाइफ को देना पड़ा था। तो वो क्या थी? एलिमोनी थी। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। आप इस चित्र से याद रखिए कि एल्ट्रुइस्ट, मदर टेरेसा एक एल्ट्रुइस्ट थी, यानी कि वो परोपकार के कार्य करती थी। एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि दोनों हाथों से लिखने में निपुण, जिसे सब्यसाची भी बोला जाता है। अर्जुन को भी एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते थे क्योंकि उसको दोनों हाथों से धनुष बाण चलाने का महारत हासिल थी। और आपने देखा होगा कि दोनों हाथों से जो जैसे एक हाथ में ढाल ले लेते हैं, एक हाथ में तलवार, और युद्ध करते हैं तो वो एक तरह से सब्यसाची कहलाते हैं। जो दोनों हाथों से कार्य करने में निपुण होता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति दोनों हाथों से लिखने का कार्य कर रहा है, तो ये एक तरह से एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी कि सब्यसाची है। गुड सैमरिटन इसका मतलब होता है दयावान। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना चाह रहा है, तो एक तरीके से ये कौन है? ए गुड समारिटन, ठीक है। और ये कौन है? दयावान व्यक्ति है जो कि इसको हेल्प कर रहा है। वो बेचारा व्यक्ति जो है वो प्यासा है या भूखा है या कोई इसको दिक्कत है उसको देख रहा है। तो इस इमेज से आपको ये याद रहेगा कि ए गुड समारिटन का मतलब क्या होता है। एडोलसेंट का मतलब होता है 13 से 19 वर्ष की आयु का। और आप देख सकते हैं कि 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु के जो बच्चे खड़े हैं इनको हम एडोलसेंट बोलेंगे। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अनीश्वरवादी, संशयवादी। ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है और उसको डाउट रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम एग्नोस्टिक या एथिस्ट भी बोलते हैं। इसका अगर सिनोनिम आ जाए ना एथिस्ट, तो आप एथिस्ट भी मान सकते हैं और एग्नोस्टिक एक ही बात होती है।
एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो मनुष्य जाति का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति कैसे आदि मानव से और आधुनिक मानव तक पहुंचा है। एपियरी, एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खियाँ पाली जा रही हैं बॉक्स में, और इसको हम एपियरी कह सकते हैं। एमेन्युएंसिस का मतलब होता है नकल नवीस या टाइप करने वाला, नकल करने वाला। ठीक है, मुंशी, बहुत सारे शब्द होते हैं एमेन्युएंसिस के। तो ये आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है, तो इसे हम एमेन्युएंसिस बोल सकते हैं। और जो टाइप राइटर होते हैं ना, लिपिक वगैरह, लिपिकार वगैरह, वो क्या करते हैं लिपिकार वगैरह कि एक किताब से देख के दूसरी की नकल करते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, महाभारत वगैरह में कि जो फारसी में अनुवाद किया है उसको लिपिबद्ध किया गया है, लिपिकार किया गया है ग्रंथों को, तो वो कौन थे, उनको हम एमेन्युएंसिस बोल सकते हैं। एमेट्यूअर मतलब होता है शौकिया। एमेट्यूअर का मतलब होता है शौकिया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में विराट कोहली और युवराज सिंह फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन असल तौर पे ये एक क्रिकेटर है और फुटबॉल खेल रहे हैं शौकिया तौर पे। तो आप एमेट्यूअर में यू आर दे सकते हैं लास्ट का वर्ड, तो इसमें आप युवराज सिंह से इसको रिलेट करके ये समझ सकते हैं कि युवराज सिंह फुटबॉल खेल रहा था, जबकि वो है क्रिकेटर, यानी कि वो फुटबॉल शौकिया रूप से खेल रहा था, यानी कि वो उसमें निपुण नहीं है, प्रवीण नहीं है उस कार्य में, लेकिन शौक शौक में उसको खेल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो निपुण नहीं होता है उसको भी आप एमेट्यूर बोल सकते हैं, शौकिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अभी तक हमने करीबन 50+ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिए हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा, और हमने 50 से ऊपर वन वर्ड कर भी लिए, और इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगा। और आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही आपको शब्दों का संग्रह प्रस्तुत करेंगे, और बहुत ही अट्रैक्टिव और ट्रिक के साथ, जिससे कि आपको याद करने में आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो साथियों वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।